हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी वर्किंग यूजेस व्हाटएवर सब हम लोगों ने कवर किया था वहाँ पे। तो वहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है आधा कवर हो गया था। अब इसके बाद से एक नई कहानी स्टार्ट होगी जिसको हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में EMI। क्या बोलते हैं? EMI के नाम से एक स्टोरी स्टार्ट होगी जिसके ऊपर बेस्ड आप जनरेटर पढ़ोगे बाद में। जैसे आप लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, तो उसके ऊपर बेस्ड मोटर पढ़ा। इसी तरह से EMI के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो उसके बेस्ड के ऊपर आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की कहानी। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, आपको EMI को समझने के लिए एक टर्म समझनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पे, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आप एक छोटा सा एरिया देख रहे हो, ये इस एरिया में से कुछ पर्टिकुलर लाइंस पास आउट होके जा रही हैं। कुछ इनकी काउंटिंग होगी 8, 10, 15 जो भी होगी। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास आउट होके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो काउंटिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। ठीक है, देखो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है क्योंकि ये टर्म मुझे चाहिए चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। फ्लक्स का अगर मैं सिंबल बताऊं तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो वो होता है फाई बी। ठीक है, तो ये जो ये टर्म है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग फाई। दिस इज कॉल्ड फाई। ये ग्रीक लेटर होता है, तो फाई बी, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गई ये बात? इतनी सी बात ज़रूरी है, बहुत है। कोई एक्स्ट्रा फार्मूला मुझे यहाँ पे नहीं बताना क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट नहीं है मैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं EMI से। अब देखिए, EMI का मतलब यहाँ पे आपका मंथली इंस्टॉलमेंट से नहीं होता जो लोग EMI पे करते हैं। यहाँ पे EMI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? कुछ इस तरह की बात होती है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऑरस्टेड की कहानी पढ़ी थी ना। ऑरस्टेड ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है। जिस भी वायर के अंदर करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है। ऐसा कहना था ऑरस्टेड नाम के पर्सन का, उसने वो प्रैक्टिकली दिखाया भी। तो ऑरस्टेड ने ऐसा बोला। अब जो यहाँ पे ये EMI की कहानी है, ये कहानी ये कहती है कि अगर हम लोग मैग्नेटिज्म में थोड़ा चेंज कराएं, यानी मैग्नेटिज्म से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी रिवर्स सोचा गया ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये किसने सोचा? ये सोच थी, देयर वाज अ पर्सन, जीनियस पर्सन, आई कैन से माइकल फैराडे। पर्सन का नाम क्या था? माइकल फैराडे। ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है साइड में, ये माइकल फैराडे की है। और थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं, इनको हम लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि इनको हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने की हैबिट थी। ये हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट से एनालाइज किया करते थे। शुरुआत में जब इन्होंने लोगों को कहा कि जैसे ऑरस्टेड बोल के गया है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है, तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी बना पाना पॉसिबल है, तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था कि क्या ये अजीब सी चीज़ कह रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हर चीज़ रिवर्स नहीं हुआ करती। बट इस बंदे ने इस चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। इसने दिखाया एक्चुअलिटी में कि हाँ, मैग्नेटिज्म से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आज दुनिया यूज़ करती है वो तुम्हारे सामने है, वो माइकल फैराडे की वजह से है। माइकल फैराडे के बारे में थोड़ी सी बात और जान लो, एक छोटी सी, कि इनका कोई बेसिक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हुए थे। ये एक बुक बाइंडिंग शॉप में वर्क किया करते थे जहाँ पे बुक्स को बाइंड किया जाता है। और जो बुक बाइंड करने के लिए आती थी ना, उन्हीं को पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि ये एक्सपेरिमेंटल लेवल के एक फिजिसिस्ट बन गए। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इनको ऑफ़र आए ऑनर्स मिलने के लिए, बट इन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा मुझे अपने वर्क से, मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे किसी तरह का कोई अवार्ड नहीं चाहिए। देख लीजिए, एक बंदा जो एक छोटे से बुक शॉप पे, एक बुक बाइंडिंग शॉप पे वर्क किया करता था, उन बुक्स को पढ़ पढ़ के ही वो बंदा आज कितने बड़े लेवल पे पहुंच गया। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो आज पूरी दुनिया यूज़ करती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बिना क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कभी आ पाती? सोच सकते हो कि जो आपके पास डैम होते हैं या फिर आपके पास थर्मल पावर प्लांट है, कहीं पर भी है, टरबाइन से चलाया तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ही जाता है फाइनली। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर नहीं होता तो दुनिया कैसी होती, सोचिए ज़रा। तो इसलिए माइकल फैराडे का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेरिमेंट किए होंगे बहुत सारे, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे, बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे इन्होंने क्या क्या किया था, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा जो हमें क्या बोलते हैं, EMI के नाम से बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनफैक्ट थोड़ी सी बात अगर और बताऊं तो 12th क्लास में जब बच्चे जाते हैं, जो बच्चे साइंस लेते हैं, तो 12th की फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर आता है EMI के नाम से। देयर इज़ अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ EMI, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इतनी सारी बातें उसमें समझ में आती हैं कि अच्छा ये भी होता है हमारे आसपास, हमें ये सब तो पता भी नहीं था। तो EMI के बारे में अभी तो फिलहाल तुम एक चैप्टर के अंदर छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो 10th क्लास में। 12th में जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो पूरा ये चैप्टर पढ़ते हैं, और बहुत कुछ इसमें डिटेल में सुनने को, जानने को उनको लोगों को मिलता है। So what is the meaning of electromagnetic induction? If someone is asking, it is the phenomena in which we are producing electricity by changing the magnetic field. मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो फिनोमेना होता है उसी को EMI बोलते हैं। और कौन इसका मतलब मेन फादर है, किसने इस बारे में ज़्यादा वर्क किया था, तो माइकल फैराडे का नाम आता है। एक और बंदा है वैसे उसका नाम भी आप तो खैर नहीं पढ़ोगे, जोसेफ हेनरी नाम का एक पर्सन था। इसने भी EMI के फील्ड में आगे वर्क किया था इंडिविजुअली, बट ज़्यादा मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो शुरुआत हुई थी सारी, वो माइकल फैराडे से ही हुई थी। तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। ये पहले ये कम्युनिकेशन जो था सारा सिस्टम अभी पहले वायर के थ्रू कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे और लोग आएंगे और चीज़ों को वायरलेस बना देंगे, जिसकी वजह से आज वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पाते हो। तो सब कुछ साइंस ने दिया है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ साइंस, यू कैन से। तो इन सब लोगों की वजह से ही आज इस लेवल पे टेक्नोलॉजी पहुंची है कि हाँ, हमारी लाइफ काफ़ी वेज में आसान हो गई है। ठीक है, तो माइकल फैराडे की बेसिक स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है इनकी। तो शुरू करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ EMI, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, देख लीजिए। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की काउंटिंग को ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक कॉइल मतलब जैसे वायर की कॉइल होती है, इस तरह से ये कॉइल हो गई, तो किसी मैग्नेट कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने की जो फिनोमिना होती है उसी को EMI बोलते हैं। मैंने भी तो ये बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिज्म में कुछ वेरिएशन करा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहे हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इसी को EMI बोलते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने को आ जाती है। ये फिनोमिना किसने डिस्कवर की थी, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे माइकल फैराडे। 1831 का ईयर था जब ये फिनोमिना इन्होंने पब्लिकली बता दी थी सब लोगों को। एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बहुत सारे, ढेर सारे, फेल भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बट अल्टीमेटली करते करते फाइनली माइकल फैराडे की बात जो है बिल्कुल करेक्ट रही और उन्होंने जनरेटर जैसी चीज़ बना दी। तो जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो EMI ही है, EMI के ऊपर ही प्रिंसिपल के ऊपर ही वो वर्क करता है जनरेटर। ठीक है, तो अभी हमें मीनिंग समझ में आया कि सर EMI क्या होता है। ठीक है, अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। फैराडे के कई सारे एक्सपेरिमेंट होने को तो बहुत कुछ किया था भाई, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए इन्होंने। अब हमारे काम के कौन से एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट मैंने मार्क किया हुआ है, पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ, कंक्लूजन वगैरह, उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 आएगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, सब कुछ समझ में हमें आना चाहिए। ये डायग्राम्स आ गए आपके मेजॉरिटी में NCERT से ही उठाए गए हैं, आप देख लीजिएगा। देखो इन्होंने क्या करा था पहले एक्सपेरिमेंट में, अपने एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस लिया ऐसा गोल सा, इसके ऊपर काफ़ी सारे टर्न्स लपेट दिए कॉपर वायर के, और इन्होंने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर लगा के ऐसे। फिर क्या करा, एक मैग्नेट ली, इस मैग्नेट को मूव कराया इस कॉइल के आसपास के हिस्से में, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स इन्होंने निकाले। तो ये सब इनका मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये सारे के सारे चीज़ें इन्होंने यूज़ करी थी। देख लेते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट फैराडे हैड यूज्ड अ कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड कनेक्ट इट टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से उन्होंने अटैच कर रखा है और एक बार मैग्नेट यूज़ करी है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह का सेटअप था उनके पास। अब इन्होंने क्या किया था, देखो ये कर क्या रहे थे। पहले इन्होंने क्या करा, भाई देखो ये तो गैल्वेनोमीटर है, ये बैटरी नहीं है, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। ये गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया है कि बाई चांस इस कॉइल के अंदर कोई करंट आई तो उस करंट के फ्लो होने का पता लग जाएगा, क्योंकि करंट बहुत छोटी अमाउंट की होगी। करंट दिखाई थोड़ी ना देती है भाई,
आपको इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर करनी पड़ती है, तो गैल्वेनोमीटर लगाया, अमीटर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी करंट भी मेजर कर लेता है, माइक्रो एम्पियर के लेवल की करंट भी नाप लेगा आपका गैल्वेनोमीटर, जबकि आपका जो अमीटर होता है वो इतनी छोटी करंट मेजर नहीं कर पाता। तो स्मॉल डिफ्लेक्शंस मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। तो अगर इसमें कोई करंट फ्लो हुई तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगा और हमें पता लग जाएगा कि कोई करंट फ्लो हो रही है। तो क्या किया इन्होंने, देखो स्टेप्स क्या क्या थे सब दिखा दूंगा, सुनते रहो एक बार ध्यान से। सबसे पहले स्टेप में तो इन लोगों ने क्या किया, माइकल फैराडे ने, कि कॉइल तो ये रेस्ट में थी ही थी, इन्होंने मैग्नेट को भी रेस्ट में रखा, यानी कुछ नहीं चलाया, मैग्नेट को यहाँ पे रोक के रख दिया, हाथ से पकड़ लिया मैग्नेट को और यहाँ पे कॉइल तो रेस्ट में है ही है। तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे है, कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो करंट कैसी है, करंट 0 है, ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड स्टेप में क्या किया, इन्होंने मैग्नेट को मूव कराया, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल मूव कर रहा है ना, तो मैग्नेट को मूव कराया इस कॉइल की तरफ, और देखा अब की बार जैसे ही मूव कराते हैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ, तो अब की बार गैल्वेनोमीटर की सुई एक साइड में, जैसे सपोज राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी आपकी गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब, तो अब की बार करंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है। फिर इन्होंने क्या करा, पास जब लेके गए थे ना मैग्नेट को चला के, जब चला रहे थे जिस टाइम में मैग्नेट मोशन में थी उस टाइम में तो सुई में डिफ्लेक्शन नज़र आया था, बट जब पास लेके आ गए मैग्नेट को, फिर से रोक दिया दोबारा से, तो फिर से सुई 0 पे आ गई, यानी जैसे ही मैग्नेट फिर से पास में आके रुक गई, फिर से सुई 0 पे आ गई, करंट का फ्लो फिर से 0 हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर इसको जो फैराडे एक्सप्लेन भी करेगा अच्छे से। उसके बाद क्या करा, पास लेके आया, रोक दिया, करंट 0 हो गई। फिर जब दूर लेके गया मैग्नेट को, फिर दूर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में वापस पीछे की तरफ लेके गया, तो उसने देखा अब की बार भी सुई हिली, बट अब की बार सुई लेफ्ट साइड में गई। अगर पास लाने पे मैग्नेट को सुई राइट साइड में गई थी, तो अब की बार मैग्नेट को दूर लेके जाने पे सुई लेफ्ट साइड में गई। इसका मतलब करंट तो अभी भी फ्लो हुई होगी कॉइल के अंदर, बट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुई होगी। मान लो कि पहले करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हुई होगी, तो अब की बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हुई है। जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो करंट तो फिलहाल मतलब अभी भी 0 नहीं आई, करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रही है। दूर लेके गए, फिर यहाँ पे ले जाके रोक दिया इन्होंने मैग्नेट को, जब फिर से स्टॉप कर दिया, फिर से करंट 0 हो गई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी थी, जो मैंने तुम्हें अभी ओरली बता दी, इसको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार फिर से। देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। इसमें से फर्स्ट केस और हम लोग सोच लेंगे कि जब हम लोगों ने मोशन नहीं कराया, मैग्नेट को रोक के रखा है, ये हमारे पास कॉइल है हमारी, ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, एक अच्छा सा डायग्राम है। तो जब दोनों चीज़ें रुकी हुई होती हैं तो उस टाइम में कुछ नहीं होता। When a strong bar magnet is kept stationary near the coil, no deflection is produced in the coil, in the galvanometer, sorry, and no current flows in the coil. तो जैसे ही हम लोग दोनों को स्टेशनरी रखते हैं, भाई कॉइल तो रुकी हुई है, अगर हम लोग बार मैग्नेट को भी पास में लाके उसको रोक के रख देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होती, ऐसा देखने को मिला। फिर क्या किया था इन्होंने, देखो, फिर ये मैग्नेट को मूव करा के लेके आए थे, चला के लेके आए थे कॉइल की तरफ, जैसे नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ जा रहा है, तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्थ पोल को ही लेके जाना है, आप साउथ पलट के मैग्नेट को साउथ पोल ले जाओ। मतलब मेन मुद्दा ये है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैग्नेट का मोशन ज़रूरी है अभी। तो मैग्नेट को मूव जब कराया गया, देखा गया गैल्वेनोमीटर की सुई वापस यहाँ पे एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो गई, तो अच्छा इसका मतलब कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई ने डिफ्लेक्शन दिखाया, तो उसका मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो बच्चों, जितनी भी बात यहाँ समझाई जा रही है ना, वो सब कुछ थ्योरी में प्रॉपर्ली लिखी हुई है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। कंटेंट एक एक स्लाइड मैंने खुद डिज़ाइन करी है, तो इन सब कंटेंट को बनाने में बहुत टाइम लगा है, डायग्राम्स भी सारे ढूंढ ढूंढ के सर्च करके लाए गए हैं, तो इसलिए इस कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, पास लेके आ रहे थे, जब चला के लेके आ रहे थे तो हाँ सुई में डिफ्लेक्शन है, पास लाके फिर रोक दिया, देखो रेस्ट लिखा हुआ है, पास लाके मैग्नेट को फिर रोक दिया तो सुई वापस 0 पे हो गई। फिर उसके बाद दूर की तरफ लेके जा रहे हैं, मोशन के डायरेक्शन चेंज हो गई, जब दूर लेके जा रहे हैं फिर से इसकी डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर की सुई में, बट अब की बार डिफ्लेक्शन पहले वाले डिफ्लेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर, आप देख लीजिए इस वाले गैल्वेनोमीटर को और इस वाले गैल्वेनोमीटर को, डिफ्लेक्शन यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। किस बात का फ़र्क था, यहाँ पे मैग्नेट को पास लेके आए और यहाँ पे मैग्नेट को दूर लेके गए। ये सब अभी ऑब्जर्वेशन है, क्यों हो रहा है अभी तो वो एक्सप्लेन करेगा इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है फिलहाल तो ये देखो कि दीज आर ऑब्जर्वेशंस।
तो ये 2 पॉइंट ये रहे, बाकी के 2 पॉइंट ये वाले आगे नजर आ जाएंगे आपको। देखो कि व्हेन द बार मैग्नेट इज स्टॉप्ड अगेन नियर द कॉइल, पास ला के बार मैग्नेट को रोक दिया, फिर से करंट जीरो हो गई, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर के अंदर। और अब की बार क्या करके गए, नाउ इफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, दिखाया था ना आप लोगों को कि बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल से दूर की तरफ लेके गए थे। देखो ये बार मैग्नेट को कॉइल से दूर की तरफ लेके गए थे, तो डिफ्लेक्शन तो अभी भी प्रोड्यूस हुआ था बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही लिखा है कि नाउ इफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जब मैग्नेट को पास लेके आते हैं तब डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होता है, जब मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट जब मैग्नेट को रोक के रख देते हैं, चाहे तो दूर रोक के रखें कॉइल से, चाहे पास ला के रोक के रखें, स्टॉपिंग कंडीशन में कोई उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ये देखने को मिल रहा है। और इन्होंने क्या करा माइकल फैराडे ने, इन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के देखे कॉइल के ऊपर, तो देखा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। ऑन इंक्रीजिंग द मूविंग स्पीड ऑफ द मैग्नेट, अभी टर्न से पहले स्पीड पे आ जाइए, अगर हम लोगों ने मैग्नेट की स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तेज़ी से लेके आए मैग्नेट को चला के, तो देखा कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। यानी जैसे हमारे पास मैग्नेट है और मेरी कॉइल है कि सर मेरे पास ये कॉइल है, इस पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और मेरी ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को चला के अगर मैं तेज़ी से लेके आऊँ उसके पास, तो देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो कुछ कुछ आइडिया ये लग रहा है कि सारा खेल इस मैग्नेट के चलने का है। मैग्नेट चलती है तो करंट फ्लो होती है, मैग्नेट नहीं चलती है तो करंट फ्लो नहीं होती है, मैग्नेट तेज़ चलती है तो ज़्यादा करंट फ्लो होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो भी ज़्यादा करंट फ्लो होती है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा भैया एक काम करो, इसको तो रोक दो, इसको स्टॉप कर दो, अब की बार इसको चलाएंगे, कॉइल को मूव कराएंगे, कॉइल को मूव कराएंगे। भाई क्या, भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैग्नेट को मूव कराना है हर बार। अब की बार इन्होंने मैग्नेट को रोक के कॉइल को इसके पास चला के लेके आए और सेम ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखी कि इफ़ द मैग्नेट इज केप्ट एट रेस्ट एंड द कॉइल इज मूव्ड द सेम ऑब्जर्वेशन वर सीन। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो हमारी ये कॉइल है और जो हमारी ये मैग्नेट है, इनमें से किसी एक का चलना ज़रूरी है। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है। अगर दोनों को रोक के रख देते हैं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती कॉइल के अंदर, गैल्वेनोमीटर की सुई ज़ीरो पे रहती है। जब मैग्नेट को चलाते हैं तब भी करंट फ्लो होती है, पास लेके आते हैं और दूर लेके जाते हैं तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसे ही सेम ऑब्जर्वेशन कब देखे गए, जब कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आए। तो चाहे कॉइल को चलाओ चाहे मैग्नेट को चलाओ, दोनों में से किसी एक को भी आप अगर मूव कराओगे तो हाँ करंट फ्लो हो रही है, जबकि दोनों को अगर रेस्ट पे ला के रख दोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ये सब हमें समझ में आया, ये सारा ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सब कुछ आप डायग्राम वगैरह जितने भी आए हैं सब बना के लिखोगे प्रॉपर्ली। अब इसके बाद कंक्लूजन निकालेगा फैराडे, इसको एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को, ठीक है। उससे पहले एक एनिमेटेड फॉर्मेट देख लो। मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मेरे पास कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने तार लपेट रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है। ये वोल्टमीटर नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर हो गया ये, और ये मेरी बार मैग्नेट हो गई। देखो किस तरह से मोशन हो रहा है, ध्यान से देखना। जब बार मैग्नेट पास की तरफ जाती है, इस कॉइल के अंदर जाती है, तब सुई एक डायरेक्शन में जा रही है, और जब ये बाहर निकल के आती है यानी दूर की तरफ जाती है, तब सुई की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फैराडे एग्जैक्टली कर क्या रहा था। तो यहाँ पे यही क्लियर हो रहा है कि जब मैग्नेट मूव कर रही है या फिर बात करें कॉइल मूव कर रही है, कोई एक चीज़ अगर चलती है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो होती है, यानी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होती है, जिसको गैल्वेनोमीटर शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लैरिटी आने लगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अभी कंक्लूजन निकालेगा फैराडे। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन फैराडे ने ये दिया कि भैया देखो ऐसा है कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी ही निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, ऐसे घूम फिर के साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी घूम फिर के साउथ में एंटर करेंगी। बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को ये बात। तो उसने ये कहा कि जब ये आपकी कॉइल और आपकी मैग्नेट दोनों ही रेस्ट में होती हैं, देखो बच्चों लिखा हुआ है दोनों ही रेस्ट में होती हैं, तो मान के चलो कि इस मैग्नेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। कितनी? इससे 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, और उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास होके जाती हैं, सपोज 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास आउट होके जाती हैं। भाई बाकी बाहर बाहर से चली गई, समझ में आ रही है ना, बस दिख भी रहा है कि यहाँ पे 5-6 लाइन निकल रही हैं और एक इसमें से 1 या 2 फील्ड लाइन इसमें से पास होके जा रही है, बाकी सब बाहर
निकल जाती हैं। तो इसमें से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं सपोज, भाई मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा ना कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। ताकतवर मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी। फिलहाल जो भी है हमारे पास 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं इससे, जिसमें से कि क्योंकि दोनों रुके हुए हैं इसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में एंटर करती हैं। आपने दोनों को रोक के रखा हुआ है 10 मिनट तक, ये ऐसे की ऐसी दोनों रुकी हुई हैं। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर से पास आउट होकर जा रही हैं सर? 10 जा रही हैं। 10 हैं, थोड़ी देर के बाद देखा तब भी 10 जा रही हैं, थोड़ी देर के बाद देखा तब भी 10 जा रही हैं। तो आप कितनी देर के बाद भी देखते रहिए, सिर्फ 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होकर जा रही हैं इससे। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर जगह से जब पास आउट होके जाती हैं तो उनकी काउंटिंग को ही तो फ्लक्स बोलते हैं। कि इसमें से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, उसमें से सिर्फ 10 इससे पास आउट होके जा रही हैं और 10-15 मिनट तक ये पूरा सेटअप ऐसे कैसे रखा हुआ है, आपने किसी को भी नहीं चलाया है। तो लगातार 10 ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होके जाएंगी, 10 ही जा रही हैं इस कॉइल के अंदर से पास आउट होके। तो कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेन पॉइंट ये है जो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो इस कॉइल के अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ना। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ को अपने लिए समझने के लिए ऐसे यूज़ करिए, आपकी एनसीईआरटी ने ईएमएफ की जगह एक इक्विवेलेंट वर्ड दे रखा है, इन्होंने बोला है इसको इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला है एनसीईआरटी ने? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। ये दोनों एक ही वर्ड हैं, बिल्कुल कॉमन कॉपी पेस्ट मान लीजिए। तो ये होता है कि फैराडे की कहानी के अकॉर्डिंग कि अगर इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास आउट होके जा रही हैं उनकी काउंटिंग में अगर चेंज नहीं होता है तो इस कॉइल के अंदर कोई भी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। यानी इस कॉइल पे कोई प्लस माइनस डेवलप नहीं होंगे। यानी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बन गया, इस तरह का कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। भाई प्लस माइनस अगर डेवलप होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो करंट फ्लो होती है। अब आपने मना कर दिया कि सर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोई ईएमएफ या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ये कुछ भी यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर कोई इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या कोई ईएमएफ यहाँ पे नहीं बना तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और ऐसा ही देखने को मिल रहा था, देखने को भी तो यही मिला था, जब दोनों को रोक के बैठे थे तो कोई करंट थोड़ी ना फ्लो हो रही थी इसके अंदर। तो फैराडे ने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर लिया कि जब दोनों चीज़ें रेस्ट में होती हैं देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है जो कॉइल से लिंक फ्लक्स है। देख लो ना, मैंने एक साफ साफ समझा दिया कि 100 फील्ड लाइन निकल रही हैं तो उसमें से सिर्फ 10 जा रही हैं मान के चलो, और दोनों रुके हुए हैं तो 10 ही तो जाएंगे लगातार। चेंज हो रहा है क्या? हमें चेंज से मतलब है, वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट डजेंट मैटर कि 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं या 1,00,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, चेंज होना चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग कितनी तेज़ी से बदल रही है उस पर फ़र्क पड़ता है। अब सर चेंज कैसे होंगी जब चलाओगे ना किसी एक को इनमें से, तब चेंज होंगी। दिखाऊंगा तुम्हें इस चीज़ को आगे भी एनिमेटेड फॉर्मेट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि हाँ वाकई में जब अगर मैग्नेट पास की तरफ चल के आएगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी इस कॉइल के अंदर से। तो फिलहाल ये हमारे पास 3 स्टेप समझ में आए बहुत क्लैरिटी से कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कोई ईएमएफ इस कॉइल में नहीं बनेगा, यानी कोई इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये था एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा छोटा सा फर्स्ट पार्ट का। अब कॉइल को, इसको मैग्नेट को चला के देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए मैग्नेट को मैंने मूव करा दिया, यहाँ पे मैं मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, मूविंग मैग्नेट है ना। अभी थोड़ा सा डायग्राम में और पास बना लेना, अभी तुम कहोगे सर पीछे जैसा डायग्राम नजर आ रहा है, अभी पास बना लेना, ज़्यादा फील्ड लाइन से दिखा देना, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मूविंग मैग्नेट है, रेस्ट में है। अब जब मैग्नेट को पास लेके आओगे, जब आप रोक के बैठे थे तब कितनी फील्ड लाइन जा रही थी कॉइल के अंदर से? सर 10 जा रही थी निकल के। मैग्नेट तो 100 बना रही है, इसमें से कितनी जा रही है? 10, क्योंकि बाकी बाहर से निकल जाती हैं। बट जब इसको पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास आउट होके जा रही हैं वो इंक्रीज़ होंगी। 10 से सपोज 15 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे, फिर 30 हुई, है ना। जब तक आप मैग्नेट को चलाते रहे तब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग में इस तरह से चेंज होता रहा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग में चेंज हो रहा है? हाँ। तो इसका मतलब इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ऐसा है तो इस कॉइल के अंदर
इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। मैं ये इंश्योरिटी नहीं कह रहा हूँ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाया है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। यही तो हुआ था, जो ऑब्जर्वेशंस भी देखे थे, जब मैग्नेट को चला के लेके आ रहे थे तो करंट फ्लो होती थी। तो इस बात को फैराडे ने कैसे समझाया लोगों को कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। रिलेटिव मोशन का मतलब चाहे मैग्नेट को चला लो चाहे कॉइल को चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पास लेके आओ दूर लेके आओ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पास लेके आ रहे हो, ऐसे पास लेके आते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, सपोज फिर वहाँ पे पास लाने के बाद दूर ले जाना शुरू कर दिया, फिर ये वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। 25 हो गई, 20 हो गई, 15 हो गई, 5 हो गई। पूरी जर्नी में देख लो आप ध्यान से, पूरी जर्नी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हो रहा है, घट रही है बढ़ रही है, डजंट मैटर। अगेन आई एम सेइंग वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द चेंज इन व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जब रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, दोनों काम हो सकते हैं ना। जब मैग्नेट को पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, यानी फ्लक्स इंक्रीज होगा, दूर लेके जाने पे फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी कहानी हम लोगों को क्लियर होती जा रही है। तो ये 3 स्टेप लाइन, ये बहुत ईजी वे है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का। आई एम डूइंग माई बेस्ट कितना आसानी से तुम्हें ये चीज़ें समझाई जा सकें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ को क्या बोला है एनसीईआरटी ने? पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब उस करंट को क्या बोलते हैं? करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि किसी के इफेक्ट की वजह से जनरेट हुई है। देखो जो ये वर्ड आता है ना इंड्यूस्ड वर्ड, इंड्यूस मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स के इफेक्ट की वजह से वो चीज़ बनी है। करंट किस वजह से बनी है? मैग्नेट को चला के लेके आ रहे हो या कॉइल को चला के लेके आ रहे हो, उस वजह से करंट बनती है। कोई सोर्स बैटरी थोड़ी ना लगा रखी है। आप एक चीज़ को चला के लेके आ रहे हो, एक चीज़ मूव कर रही है, थोड़ा इंटरनली दिमाग लगा के सोचा जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई कोई बंदा, कोई मशीन कुछ तो होगा ना जो मैग्नेट को चला रही होगी या कॉइल को चला रहा होगा, तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहाँ पे, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो कोई मैजिक नहीं हो रहा है, जादू नहीं है कि मैग्नेट को चलाया कॉइल के पास तो उसमें करंट डेवलप हो जाती है। अगर करंट एक सफिशिएंट अमाउंट की डेवलप करानी है ना तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे लेने पड़ते हैं और उसके अलावा मोशन भी काफ़ी फास्ट रखना पड़ता है, तब जाके तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर पकड़ पाएगा उस करंट को। हल्का फुल्का मोशन करा रहे हो ना कॉइल के पास तो आपको करंट समझ भी नहीं आएगी बिल्कुल भी, है ना, इतनी छोटी करंट बनेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हुआ है, आपने चीज़ों को मूव कराया, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। किसी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से यानी किसी चीज़ के मोशन की वजह से आपने करंट बना दी, यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स के इफेक्ट की वजह से वो करंट बनी है। इसलिए नाम क्या है इन चीज़ों का? इंड्यूस्ड करंट। यू सिर्फ करंट मत बोलना जब भी ईएमआई की बात आएगी, क्या बोलोगे? इंड्यूस्ड करंट। और जो वो ईएमएफ था उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, मैं अक्सर जब पढ़ाता हूँ बड़ी लेवल पे बच्चों को क्लास में 12th में या उससे हायर स्टैंडर्ड पे, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बोलता हूँ बच्चों को। तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल लीजिए या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल लीजिए इस चीज़ के बारे में। और जो करंट फ्लो होती है वो इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई। फैराडे का सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है बच्चों तुम लोगों को अभी तक। एक एक्सपेरिमेंट की जो पूरी कहानी है, एक बार वीडियो को फिर से चाहे रिपीट करके देख लेना, आपको पूरा एक्सपेरिमेंट डायग्राम के साथ सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कहीं पे कोई डाउट होगा तो मुझसे डिस्कस करिएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा होता है। इस एक्सपेरिमेंट को विजुलाइज करके देख लो कि क्या वाकई में ही मैग्नेट को चलाने पे कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं। अभी ज़रा ध्यान से देखो, दोनों रुके हुए हैं फिलहाल। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल तो बहुत सारी रही है मैग्नेट में से, कितनी जा रही है कॉइल के अंदर से? गिनती की आई थिंक 1 2 3 4, 3 या 4, मुश्किल से 3 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से जा रही हैं। अब जब ये मैग्नेट मूव करेगी ज़रा तब देखना, है ना। अब मुझे गिनने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। मैग्नेट जब मूव कर रही है, पास में आ रही है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल से पास आउट होके जाती है वो इंक्रीज हो रही हैं, और जब ये मैग्नेट दूर जा रही है तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वापस डिक्रीज हो जाती है। यानी मैग्नेट के या कॉइल किसी के भी चलने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और इसी चीज़ में हम लोग इंटरेस्टेड हैं।
मैग्नेटिक फ्लक्स का जब भी चेंज होगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, है ना, यानी आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, और अगर आपने सर्किट पूरा कंप्लीट कर रखा है तो एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। होप कि मेरी बात अभी तक क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो क्लियर विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको समझा दिया, मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये फैराडे का ईएमआई वाला पहला एक्सपेरिमेंट था, वी हैव डन इट वेरी केयरफुली। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, बुक ओपन करके देखिएगा एनसीईआरटी के, आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। इन्होंने क्या करा, एक सिंगल नॉन कंडक्टर लिया है, ये तो करा है, एक सिंगल नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल चीज़ ली है इन्होंने, इसके ऊपर दो दो कॉइल लपेट दी, एक कॉइल में ज़्यादा टर्न नज़र आ रहे हैं, एक में थोड़े से कम टर्न नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस कॉइल को इन्होंने बैटरी स्विच लगा के जोड़ दिया, यानी यहाँ से करंट फ्लो करवा सकते हैं। इसमें इन्होंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब सोचिए ज़रा, पहले तक तो हम लोग क्या किया करते थे, मैग्नेट को चलाया करते थे। यहाँ तो कोई मैग्नेट ही नहीं है कोई बार मैग्नेट यहाँ पे नहीं है ना, स्टिल यहाँ पे आप देखोगे कि करंट फ्लो होगी। अब मुझे ज़रा बताओ, ये जो हमारे पास, एक बात ध्यान देख लेना, ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल रॉड है ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब अगर कॉइल 1 में करंट फ्लो होगी ना तो वो करंट कॉइल 2 में नहीं जा सकती। किसी के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर बैटरी से यहाँ पे करंट फ्लो कराई कॉइल के अंदर तो वो करंट इसके थ्रू पास आउट होकर यहाँ चली जाएगी ना, ये नॉन कंडक्टर है। कोई भी प्लास्टिक का या कोई पेपर का इस चीज़ का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को देख लो। 2 डिफरेंट कॉइल लिए, सब कहानियाँ पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, कि ये जो डायग्राम है ना इसी का डिस्क्रिप्शन है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, ये देखो होता क्या है, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, अभी तक स्विच ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो होगी तो डिटेक्शन कर सकते हैं हम, तो बैटरी तो यहाँ लगी हुई नहीं है। तो कैन आई से दैट कि सर कॉइल 2 में से पास आउट होके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग कितनी है, 0 है। 0 मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है कॉइल 2 से। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉइल 2 ओनली। कॉइल 2 से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होके जा रही हैं, 0। क्यों, आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, कोई मैग्नेट है, नहीं है ना। बट अब होगा असली खेल, जैसे ही स्विच ऑन करोगे, स्विच को टैप करोगे, एकदम से ऑन करोगे, तो इंस्टेंटली इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी। एक तरह की सॉलिनॉइड तो है ये, क्या सॉलिनॉइड नहीं है, करंट कैरिंग कॉइल तो है ये, तो सॉलिनॉइड है एक तरह की। जैसे ही करंट फ्लो करवाई तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल 2 से भी पास आउट होके जाएंगी। अब कॉइल 2 के तो मज़े आ गए, वो कह रहा है भैया पहले तो ऐसा था कि पहले एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होके नहीं जाती थी, बट ये जो मेरा पड़ोसी है ना इसके अंदर करंट फ्लो हुई एकदम से, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और उसका कुछ कनेक्शन मुझे भी मिल गया। जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था कि भाई पहले डिश वगैरह तो नहीं होती थी कुछ भी, तो लोगों के घर में एंटीना हुआ करते थे टीवी को चलाने के लिए। तो एक पड़ोसी के घर में किसी ने एंटीना है उसके पास, उसने केबल ऑपरेटर को पैसे दे रखे हैं, उसके पास केबल का कनेक्शन है, और तुम्हारे घर पे सपोज़ केबल का कनेक्शन नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एंटीना है, तो तुम्हारे घर पे भी कुछ चैनल कैच कर जाते थे, है ना। यानी तुमने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तुम्हारे पास केबल का मतलब वायर नहीं है, बस तुम्हारे यहाँ नॉर्मल एंटीना है, 2 चैनल आया करते थे उस टाइम पे, एक मेट्रो एक डीडी नेशनल, है ना। आप केबल ले लेते थे तो थोड़े से चैनल और आ जाते थे। तो पड़ोसी ने केबल ले रखा है तो उस केबल के नेटवर्क आपके एंटीना पर भी कैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ कि यहाँ पे कॉइल 1 के अंदर करंट फ्लो करवाई, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से पास आउट होकर जाने लगा। देखो कुछ इस तरह की काम, इस तरह की फिनोमिना हुई होगी। ऐसे समझ पा रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को दिखाने की तुम्हें इस तरह से। ज़्यादा फील्ड लाइन नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी सी हो जाएगी यहाँ पे। कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे करंट तो फर्स्ट वाली कॉइल में फ्लो कराई है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी वो कॉइल 2 में से जाने लगी। एग्जाम्पल के तौर पे कितनी गई, फिलहाल 2 नज़र आ रही हैं ऐसे। तो कॉइल 2 से पास आउट होके जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। कॉइल 2 से लिंक फ्लक्स में चेंज हुआ, हाँ यस। और अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, यानी एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो हुआ या नहीं हुआ, मैजिक नहीं है बच्चों कोई भी। यहाँ पे स्विच टैप किया, जैसे ही ऑन किया एकदम से सुई हिलेगी इसकी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्विच ऑन करते ही एकदम से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होती हैं, वो इससे पास आउट होकर जाती हैं, तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ बना, तो करंट बनी, तो एकदम से ये हुआ।
फिर क्या किया, फिर स्विच क्लोज कर दिया आपने, स्विच को वापस बंद कर दिया। तो स्विच को वापस जैसे ही बंद करा तो वापस क्या हुआ, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनना बंद हो गई, बनना बंद हो गई तो इसके अंदर से भी पास आउट होकर जाना बंद हो गई, तो वापस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ये तो हुआ है, 0 से 2 और 2 से वापस 0 हो गया। क्लियर हो गई ना बात। तो देखो इस पोर्शन में भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, चेंज तो यहाँ पर भी है ना, फ़ायदे का सौदा तो ये भी है, और चेंज इस पोर्शन में भी हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। तो जैसे जैसे आप इसको ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो सुई इधर को जाएगी, है ना, सुई ऐसे जाएगी इधर को। जब स्विच को ऑफ करोगे तो सुई ऐसे जाएगी इधर को। तो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहिए स्विच को, तो ये सुई ऐसे डांस करती रहेगी, यूं यूं इस तरह से लगातार जाती रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई, पूरी कहानी तुम्हें इसी डायग्राम से मैंने समझा दी। अब यही स्टोरी पूरी लिखी हुई है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है ना। इसको लिखना है आपको, एक एक बात लिखी हुई है, पूरी स्टोरी समझा दी है, एक बार रिपीट करके देख लेना। वीडियो में यही फ़ायदा है कि जो पढ़ाया है उसको दोबारा से सुन सकते हो। तो यहाँ पे कॉइल 1 के अंदर स्विच ऑन करने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हुई, वो इसमें से पास आउट होकर गई, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ क्रिएट हुआ और फाइनली करंट फ्लो होने लगी। जैसे स्विच को बंद किया वापस मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, वापस इसके अंदर से करंट 0 हो गई, है ना, मतलब इसके अंदर से एक फ्लक्स का जो चेंज है वो कम होने लगा। भाई पहले फ्लक्स 0 था, फिर एकदम से 2 हुआ, फिर वापस कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस ड्यूरेशन में भी करंट फ्लो होगी और इस ड्यूरेशन में भी करंट फ्लो होगी, बट डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होगी, क्योंकि एक बार फ्लक्स इंक्रीज हुआ है और अगली बार फ्लक्स डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो कंक्लूजन यहाँ पे बढ़िया से लिखे हुए हैं, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। From these observations, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing। जैसे ही coil 1 में से करंट को चेंज करवाओगे, मतलब ऑन कर रहे हो तो करंट पास आउट होगी कॉइल 1 के अंदर, ऑफ कर रहे हो तो करंट 0 हो जाएगी। यानी जब तक आप स्विच को ऑन ऑफ करते रहोगे तब तक करंट बार बार बदलती रहेगी, और जिसकी वजह से आपकी कॉइल 2 में एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है। As the current in the first coil changes, a changing magnetic flux is produced in the first coil। देखो सबसे पहले तो यही होता है ना, फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रही है तो सबसे पहले फ्लक्स फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस होगा, उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास आउट होके जाएंगी, वो सेकंड वाली कॉइल में से पास आउट होके जाएंगी, जिसकी वजह से सेकंड वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। पहले तो वो 0 ही था, फिर कितना हुआ था सेकंड वाली का, मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 मान लिया था, 2 हुआ था। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भाई सब चेंज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो इंड्यूस होनी ही होनी है। तो मेरी बात क्लियर हो गई। मतलब कुल मिला के स्टोरी यही है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है या स्विच ऑफ किया जाता है तो फर्स्ट वाली कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है, या तो वो करंट फ्लो होगी ऑन करने पे या वो करंट बंद हो जाएगी। करंट चेंज हो रही है ना दोनों केस में, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 1 के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो कॉइल 2 से पास आउट होकर जाएंगी, क्योंकि कॉइल 2 कॉइल 1 के बराबर में बैठी हुई है। कॉइल 1 का कॉइल 2 से कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बीच में एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लगा रखा है आप लोगों ने। तो कॉइल 1 में थोड़ा सा चेंज कराया है करंट में, जिसकी वजह से कॉइल 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उसमें करंट फ्लो होने लगी। यानी कि हमारे पास अब क्या कंक्लूजन निकला, ये सब तो हमने पढ़ लिया, दोनों एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए। एक नोट निकल के आता है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट मैं बोलूँगा, पूरी समरी जो हमने पढ़ी है उस चीज़ की। इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस द करंट इन अ कॉइल। करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? पहला एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसको? कॉइल को। बाय मूविंग इट यहाँ पे ले कॉइल के, बाय मूविंग कॉइल, कॉइल लिख लेना चाहे तो, इट को मत लिखना चाहे, बाय मूविंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई या तो आप अपनी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में चला लो, जैसे आपने वो मैग्नेट का, बार मैग्नेट का और कॉइल का पहला एग्जाम्पल देखा था, तब भी इंड्यूस करंट फ्लो हुई थी आपके पास। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अभी देखा है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे कॉइल 2 थी ना, कॉइल 2 ऐसे लिपटी हुई थी अभी हमारे पास, तो कॉइल 2 में से फिलहाल जो फ्लक्स था वो 0 था, बट जैसे ही ये कॉइल 1 यहाँ रखी हुई थी तो कॉइल 1 में से जब हमारे पास करंट पास आउट हुई तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास आउट होकर जाने लगी इस तरह से। तो कॉइल 2 में से जहाँ फ्लक्स पहले 0 हुआ करता था वो फ्लक्स चेंज हो गया। तो ये तो कर रहे हो, कॉइल के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करा रहे हो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ बन रहा है, करंट बन रही है। ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट से 2 चीज़ें समझ में आई। ये दोनों जो मैंने डार्क कलर में लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, 2 तरीके हैं आपको आपके पास करंट को इंड्यूस करने के। या तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा लीजिए अपनी, या फिर उस कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते रहिए, बार बार बदलते रहिए। दोनों के एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ा दिए हैं।
ज़्यादा कन्वीनियंट आसान कौन सा होता है? पहले वाला मेथड। इट इज़ कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशंस टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस करने के आप डिफरेंट वेज बताइए। तो दो तरीके तुम्हें पढ़ा दिए या नहीं पढ़ा दिए? पूरा क्या इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट बच्चों, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फैराडे के ये दो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। और स्पेशली वो बच्चे और अच्छे से पढ़ें जिनको 11th में जाके साइंस लेनी है, क्योंकि वो 12th में जब आएंगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म सारा तभी समझ में आएगा जब ईएमआई का चैप्टर आएगा, कि जब आपको फैराडे की स्टोरी अच्छे से आती होगी। जिसको फैराडे की स्टोरी, देखो कितना, एक ऐसा बंदा जिसके पास बुक्स भी नहीं हुआ करती थी, जो बाइंडिंग के लिए बुक्स आया करती थी, उनको पढ़ पढ़ के इतना बड़ा बन गया। तो देखो कितनी बड़ी एक इन्वेंशन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक छोटा इन्वेंशन नहीं है। आज के टाइम पे जो घर में बैठ के आराम आप लेते हो, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक जनरेटर से प्रोड्यूस हुई है, और वो बनाने का पूरा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं माइकल फैराडे का था। तो ये ज़रूरी है कि उसकी थ्योरीज हम लोग पढ़ें और समझें और इस तरह की कोई इन्वेंशंस किए जाएँ। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो खैर काफ़ी कुछ आज के लेक्चर में हमारा कवर हो गया। पूरा ईएमआई का जो ABCD मुझे पढ़ानी थी, अब देखो ईएमआई मैंने तुम्हें सिर्फ 10th क्लास के लेवल से समझाया है। 12th क्लास के लेवल में जब बात करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि बच्चे को 10th जितना तो आता ही आता है। जो जितनी कहानी इतनी देर में बताई है ना, वहाँ पे ये पूरी स्टोरी में बच्चों को 10 मिनट में बता देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट होता है फिर 12th का लेवल, कि हाँ वहाँ पे अब क्या एडवांस चीज़ें हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस स्टैंडर्ड में तुम्हें जितना पढ़ाया जाए उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको हमेशा यही तो बोला है मैंने कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कीजिए, जंप मत मारिए। आप अगर अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप पे हैं तो फर्स्ट से सेकंड पे कैसे पहुंचोगे इसकी कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा मत सोचिए कि फर्स्ट से जंप मार के हमें थर्ड पे पहुंचना है। इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी और शायद आप गिर जाओ, चोट लग जाए, तो वापस आपको नीचे के लेवल पे आना पड़े। तो इट्स बेटर कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा जाए, तो आप पक्का कभी जब यहाँ पे थे तो यहाँ से आप टॉप मोस्ट पॉइंट तक ज़रूर पहुँचोगे।